हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में किया था डीएनए के बारे में। उसके अंदर हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में। उसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में बताया गया था आपको, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच होता है। उसके बाद हमने बॉन्ड्स के बारे में बात की थी कि भाई जो शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में आपको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है। अगर फॉस्फेट और शुगर है तो उसके अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड मिलता है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलता है। तो ये है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। फिर हमने बात की थी कि भी 5' एंड कौन सा है, 3' एंड हम किसको कह रहे हैं। अगर जो 5th कार्बन के ऊपर फॉस्फेट फ्री है तो उसको हमने 5' कह दिया। अगर जिस न्यूक्लियोटाइड के पास जो 3rd कार्बन है उसका OH फ्री है उसको हमने 3rd एंड कह दिया। उसके बाद हमने देखा कि भी जो आरएनए के केस में जो है वो राइबोज शुगर होती है और वहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। उसके बाद हमने बात की थी कि भी डीएनए को सबसे पहले मिक्सचर ने 1869 में एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में उसकी डिस्कवरी की थी जिसको उसने न्यूक्लिन कहा था। इसके बाद जो आपके वॉटसन एंड क्रीक हैं उन्होंने 1953 में डीएनए डबल हेलिकल मॉडल दिया था, जो किसके ऊपर बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को प्रोड्यूस किया था। उसके बेसिस के ऊपर वॉटसन एंड क्रीक ने इस मॉडल को दिया था। उसके बारे में हमने उसके बाद देखा कि भाई जो चारगफ रूल है वो क्या कहता है कि भाई जो प्यूरिन है और जो पायरिमिडिन है दोनों क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर इक्वल पोर्शन में होनी चाहिए। प्यूरिन डिवाइडेड बाय पायरिमिडिन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, या इसको हम कहते हैं एडेनिन प्लस गुआनिन डिवाइडेड बाय थायमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। आज के हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल, जो वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में जो डीएनए के बारे में बताया था उसी के हम साइलेंट फीचर्स के पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है, देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। ये क्या कह रहा है, जो डीएनए है, जो डबल हेलिकल मॉडल है, उसके अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। दोनों चेन्स जो है उसके अंदर बैकबोन किससे बनी हुई है, तो हमने कल भी स्टडी किया था कि जो उसकी बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलके बनी है। बैकबोन के बाद जो सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे, तो बेस, जो नाइट्रोजनस बेस है वो सेंटर में प्रेजेंट रहेंगे। लिखा हुआ है देखो, बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। बेस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड रहते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट कि भी जो डीएनए जो होता है उसके अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं और जो उनके अंदर बैकबोन जो होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। साथ में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, इनसाइड अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, जो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। It means if one chain has 5 to 3' polarity then other chain has 3 to 5' polarity। अब इसको समझते हैं। अगर ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और मैं कह रहा हूँ एक चेन तो है 5 to 3' एंड और दूसरी जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट मिलेगी, मतलब जिस साइड 5 है उस साइड आपको मिलेगा 3' एंड और जिस साइड 3' उस साइड आपको मिलेगा 5' एंड। तो ये क्या है कि इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका डबल हेलिकल मॉडल का, कि भाई जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो क्या है, एंटी पैरेलल है। एक चेन अगर सीधी है तो अगली चेन उससे बिल्कुल उल्टी मिलेगी, एंटी पैरेलल मिलेगी। अगला पॉइंट देखिए, द बेसिस इन द 2 strands आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग बेस पेयर। अब देखो, मान लो आपको कल बताया था न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है, जो एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयरिंग करता है।
जिसको हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। तो इसके बीच में जो दोनों के बीच में बॉन्ड जो बन रहा है उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जो नाइट्रोजनस बेस है, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ किसके थ्रू बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब याद रखना है चारगफ रूल के अकॉर्डिंग कि भाई जो प्यूरिन है वो हमेशा पायरिमिडिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब इसमें लिखा हुआ है जो एडेनिन है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। आपको पता है एडेनिन क्या है, एक प्यूरिन है, थायमिन क्या है, एक पायरिमिडिन है। तो दोनों आपस में ही पेयरिंग करेंगे। और कैसे पेयरिंग करेंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसके अपोजिट देखिए, जो ग्वानिन है, जो आपका ग्वानिन है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। तो आपको पता है ग्वानिन क्या है कि प्यूरिन है, साइटोसिन क्या है कि पायरिमिडिन है। तो दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई जो पेयरिंग है वो कैसे हो रही है। तो पढ़ते हैं चलो। द बेसिस इन द टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। जैसे कि एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ का और एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ का, दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया तो ये बन गया बेस पेयर, एक बेस पेयर बन गया। एडेनिन फॉर्म्ड टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके सामने रहेगा थायमिन और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहेगा। और इसके उल्टा मतलब अगर दूसरे स्ट्रैंड में थायमिन है तो इस स्ट्रैंड में एडेनिन रहेगा। सिमिलरली ऐसे ही क्या रहेगा, ग्वानिन इज बॉन्ड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ग्वानिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब क्या है, ऑलवेज प्यूरिन कम्स टू अपोजिट टू द पायरिमिडिन। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। आगे देखते हैं। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेलिक्स। जैसे ही ये हेलिकल मॉडल है तो इसके अंदर जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उसके बीच में क्या रहेगा कि यूनिफॉर्म डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है। एक जो डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, दोनों स्ट्रैंड कभी भी मिलते नहीं हैं। तो उसके बीच में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है इसके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये जो पेयर है ये दोनों स्ट्रैंड कभी मैच नहीं करेंगे और इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कारण एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस आ जाएगी पूरे स्ट्रैंड के बीच में। अगला पॉइंट देखते हैं। द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। इसको समझते हैं। राइट हैंडेड मतलब जो दोनों जो चेन्स हैं, जो दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो राइट हैंडेड के साइड से कॉइलिंग स्टार्ट कर रही हैं, राइट हैंडेड फैशन में कॉइलिंग स्टार्ट कर रही हैं। ये आपका टाइप का बी टाइप का डीएनए। ऐसे ही आपके अलग अलग टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी और जेड। तो ये अलग अलग तरह के डीएनए हैं, जिसमें ये जो आपका मोस्ट कॉमन जो होता है वो बी टाइप का डीएनए होता है, जिसको हम स्टडी करते हैं मैक्सिमम केसेस के अंदर। और ये होता है राइट हैंडेड डीएनए। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। अब सबसे पहले समझते हैं पिच क्या है। पिच मतलब जो एक टर्न जो है उसकी लेंथ क्या है, कि भाई एक टर्न यहाँ तक आ गया तो एक टर्न यहाँ से और यहाँ तक है मान लो, तो एक टर्न की लेंथ कितनी है, तो वो है 3.4 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। तो अब आपको बताया कि भाई जो एक पिच है, एक पिच के अंदर टोटल 3.4 नैनोमीटर की डिस्टेंस है। तो ये मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था तो यहाँ से यहाँ तक 3.4 नैनोमीटर। और इसके अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं, तो टोटल बेस पेयर हैं भी 10। तो 10 बेस पेयर है एक पिच के अंदर। और ऐसे ही हर एक बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो वो आपकी डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये टर्न यहाँ है तो ये टर्न यहाँ से और यहाँ तक ऐसा ही बिल्कुल सेम टर्न जब तक आएगा तो वो जाएगा पिच। और एक पिच की है 3.4 नैनोमीटर। और ऐसे ही एक पिच के अंदर टोटल 10 बेस पेयर हैं और हर एक बेस पेयर के बीच में क्या है, 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस है। इसी को हम एक और डायग्राम से समझते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि ये जो डीएनए बताया गया है कि भी ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, देखो ये एक स्ट्रैंड ये हो गया,
दूसरा स्ट्रैंड इसका ये हो गया। तो अब देखते हैं ये जो वन टर्न जो है, वन हेलिकल टर्न, मान लो ये टर्न एक से यहाँ इस टर्न तक टोटल कितने 3.4 नैनोमीटर। ऐसे ये जो एक बेस है और ये दूसरा बेस है, इनके बीच की डिस्टेंस आपको बताया गया 0.34 नैनोमीटर। ऐसे ही क्या है इसकी बैकबोन देखो, आपको काफ़ी बार आ चुका है कि बैकबोन किससे बन रही है, तो बैकबोन बन रही है शुगर और फॉस्फेट से। इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, तो बीच में प्रेजेंट है आपके नाइट्रोजनस बेस, उसके बीच में क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर कोई एडेनिन और थायमिन है उसके बीच में देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, अगर गुआनिन और साइटोसिन है तो उसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये है आपका डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और ऐसे ही देखो यहाँ पर देखना है ये 20 एंगस्ट्रोम है, टोटल जो डायमीटर है स्ट्रैंड का वो है 20 एंगस्ट्रोम, तो इसको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। मतलब जो एक बेस पेयर है, जो एक स्ट्रैंड है, उसके जो बेस पेयर है वो एक प्लेन के अंदर दूसरे जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर स्टैक कर जाते हैं। इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है किसके बीच में, जैसे ये एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपके डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। आगे पढ़ते हैं। अभी बताया गया है कि आप कंपेयर करेंगे प्यूरिन और पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स को, तो आपको जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। द प्रपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था इसकी डिस्कवरी जो है आगे जाके बहुत ही रिवोल्यूशनरी साबित हुई। अब क्या हुआ, बहुत ही जल्द क्या किया, जो फ्रांसिस क्रिक है जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया था, उन्होंने क्या किया, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को एस्टेब्लिश किया। उन्होंने क्या कहा कि भाई जो इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करेगी, तो सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। जैसे कि जो बेसिक प्रोसेस है, सबसे पहले डीएनए से जब डीएनए बनेगा उसको हमने कहा रेप्लिकेशन, जब इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा उसको कह दिया ट्रांसक्रिप्शन, जब इस एमआरएनए से आगे जाके प्रोटीन बनेगा इसको कह दिया ट्रांसलेशन। तो ये क्या है कि इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये किसने दिया था, तो ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। In some viruses the flow of information is reverse direction, that is RNA to DNA। जैसे हमने पहले भी देखा था कि भाई, हमने पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब उसमें देखा था कि भाई जो आरएनए जो होता है ना वो कुछ वायरसेस के केस में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उस केस में क्या होता है, मान लो इस वायरस के अंदर आरएनए है तो ये आरएनए आगे जाके डीएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगले वीडियो में हम करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो आपको यहाँ तक अच्छे से एनसीईआरटी से स्टडी करना है और पॉइंट्स को नोट डाउन करना है।